हे एवरीवन, वेलकम बैक। मैं सुफियान कुरैशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल द सिंपल साइंस में। आज हम लोग क्लास 10 साइंस पार्ट 1 में से चैप्टर नंबर फर्स्ट ग्रेविटेशन एंड चैप्टर नंबर सेकंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये दो चैप्टर के 5 मार्क्स के क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं ये देखेंगे। ये जो क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर देखेंगे ये क्वेश्चंस SCERT यानी बोर्ड ने रिलीज किया हुआ है, वही क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। आज हम लोग टोटल 9 क्वेश्चंस यानी 9 क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने कहा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 4 5 मार्क के लिए होता है। साइंस पार्ट 1 का हम लोग देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन, चैप्टर नंबर 2 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये दोनों चैप्टर के क्वेश्चन हम देखने वाले। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, एक पैराग्राफ में दिया गया है। ये पैराग्राफ को रीड करके हमें क्वेश्चंस पढ़ने हैं और क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। ये पैराग्राफ को डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन अगर मैं दूं तो पैराग्राफ में ये लिखा गया है, वी नो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज अप्लाइड टू ऑल द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब होता है कि दुनिया के ऊपर जितने भी चीजें होते हैं वो सब चीजें अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अर्थ के अट्रैक्शन को ही हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। मान लीजिए ये एप्पल है, एप्पल ही नहीं हर चीज अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होंगी और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेंटर से आता है। तो ये एप्पल भी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा। मैंने अभी कहा एप्पल ही नहीं बल्कि हर एक चीज अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होंगी। फिर लिखा गया है दिस फोर्स वाज यूज्ड इवन व्हेन यू आर होल्डिंग अ स्टोन इन योर हैंड। तो हर चीज अर्थ अपनी तरफ खींचता है। उसी तरीके से अगर आपके हाथ में कोई पत्थर है धागे से बांधा हुआ तो वो पत्थर को भी अर्थ अपनी तरफ नीचे खींचेगा, एक फोर्स नीचे एक्सर्ट होंगी, लेकिन वो पत्थर नीचे नहीं गिरता। कॉमन सेंस की बात है, क्यों नहीं गिरता? क्योंकि पत्थर को हमने पकड़ कर रखा है। तो ये पत्थर के ऊपर अब दो फोर्स काम कर रहे, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि अर्थ का है, पत्थर को नीचे लेकर जा रहा है, लेकिन उसी फोर्स के अपोज में हमने भी एक फोर्स लगाया है पत्थर को, जो कि फोर्स हमने ग्रेविटेशन के अपोजिट में लगाया, ऊपर लगाया है। अब हमारे पत्थर के ऊपर दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक है ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि नीचे जा रहा है और एक हमने लगाया है जो कि ऊपर आ रहा है। इसीलिए ये जो स्टोन है, ये स्टोन के ऊपर दो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहे हैं। इस वजह से ये जो स्टोन है ये स्टेबल है। स्टेबल क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर बैलेंस्ड फोर्स लगी है। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जब हम पत्थर को पकड़ते हैं तब भी पत्थर के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और पत्थर नीचे गिरना चाहिए, लेकिन पत्थर नीचे नहीं गिरता क्योंकि हमने उसको पकड़ कर रखा है। तो ये बैलेंस्ड फोर्स पत्थर के ऊपर है, इसीलिए पत्थर एक अपनी जगह पर स्टेबल बना हुआ है। लेकिन जैसे ही हम लोग हमारा हाथ हटा लेंगे तो वो पत्थर नीचे गिरने लगेगा और ग्रेविटेशन अपना काम दिखाने लगेगा। अगर ग्रेविटेशन किसी ऑब्जेक्ट पर काम करता है तो वो ऑब्जेक्ट नीचे गिरने लगेगा। ऐसे गिरने को, ऐसे फॉल को हम लोग कहते हैं फ्री फॉल। लेकिन फ्री फॉल जब होता है तो फ्री फॉल के समय ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है और वो ऑब्जेक्ट नीचे गिरने लगता है। जब ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है। वेलोसिटी बढ़ने का रीजन होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। होता यह है जब ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो नीचे गिरने का रीजन ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स वो ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन क्रिएट कर देता है। ये एक्सेलरेशन को हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फ्री फॉल होने के लिए ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स काम करना चाहिए और वो फोर्स होना चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन फ्री फॉल हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फ्री फॉल के लिए सिर्फ एक ही फोर्स होनी चाहिए और वो फोर्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में होता ये कि एयर होती है और एयर का एक फ्रिक्शनल फोर्स होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब एयर से नीचे गिरेगा तो वो एयर ऑब्जेक्ट को ऊपर रखेगा या उसको फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा, जिस वजह से फ्री फॉल हमारे वातावरण में, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर पर नहीं होता है। फ्री फॉल होने के लिए हमें कुछ ऐसी जगह चाहिए जहां पर ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी किस्म का फोर्स ना हो, सिर्फ एक ही फोर्स काम कर रहा हो, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमारे अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगता है, लेकिन साथ ही साथ उसके ऊपर एयर का फ्रिक्शनल फोर्स भी लगता है। तो फ्री फॉल सिर्फ हो सकता है वैक्यूम के अंदर, क्योंकि वैक्यूम के अंदर ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा कोई फोर्स काम नहीं करेगा, सिर्फ एक ही फोर्स काम करेगा जो कि रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स।
तो पैराग्राफ के अंदर इतना लिखा गया है। अब हमें इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चंस को हमें देखकर आंसर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा एक एमसीक्यू है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। अ स्टोन हेल्ड इन द हैंड इज स्टेबल बिकॉज ऑन इट, जो पत्थर हमने पकड़ा हुआ है रस्सी से बांधकर, धागे से बांधकर, वो स्टोन स्टेबल क्यों है? स्टेबल इसलिए क्योंकि उसके ऊपर बैलेंस्ड फोर्स काम कर रहे हैं। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स स्टोन को नीचे लेके जा रहा था और हमारे हाथ के फोर्स ने स्टोन को ऊपर रखा था। तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, टू बैलेंस फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट, देयरफॉर द स्टोन इज स्टेबल। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डज अ फ्री फॉल नॉट हैपन ऑन द अर्थ? हमारे अर्थ के ऊपर फ्री फॉल नहीं होता है। रीजन है अर्थ के एटमॉस्फेयर में एयर होती है और जब ऑब्जेक्ट उसमें से नीचे गिरता है तो एयर वो ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगाती है, इसीलिए फ्री फॉल हमारे अर्थ पर नहीं होगा। फ्री फॉल होने के लिए वो ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स काम करनी चाहिए और वो होनी चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमारा आंसर रहेगा ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एयर। तीसरा क्वेश्चन है व्हाई डज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस ड्यूरिंग द फ्री फॉल? जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है ग्रेविटेशन की वजह से तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है। वेलोसिटी बढ़ने का रीजन क्या है? तो ग्रेविटेशन की वजह से वो ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सीलरेशन बनता है और एक्सीलरेशन की वजह से वो ऑब्जेक्ट नीचे गिरने लगता है। ये एक्सीलरेशन को हम लोग कहेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से ही ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ती है। तो हमारा आंसर रहेगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ फोर्स एक्सर्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द फ्री फॉल? जब फ्री फॉल होता है तो ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सी फोर्स काम करती है? फ्री फॉल होने के लिए सिर्फ ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ही फोर्स काम करनी चाहिए और वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमारा आंसर रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। लास्ट क्वेश्चन व्हाई डज फ्री फॉल हैपन ओनली इन द वैक्यूम? सिर्फ वैक्यूम के अंदर ही फ्री फॉल क्यों होता है? मैंने आपको बार बार रिपीट किया, फिर से एक बार रिपीट करता हूं। फ्री फॉल होने के लिए ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स काम करनी चाहिए और वो फोर्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। वैक्यूम के अंदर ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी फोर्स काम नहीं करती है, सिर्फ एक फोर्स काम करती है जो कि है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, इसीलिए फ्री फॉल सिर्फ वैक्यूम में ही होगा। तो आंसर रहेगा इन वैक्यूम नो अदर फोर्सेस एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट except gravitational force, therefore free fall occurs or happen only in vacuum. Next question है note the relationship between the entries in the 3 column in the table and rewrite the table. ये टेबल के अंदर कुछ एंट्रीज दिए हैं और ये एंट्रीज को हमें देखना है। इसमें से जो कॉलम 1 है उसके अंदर कुछ लोकेशन है, कॉलम 2 के अंदर कुछ नंबर्स है और कॉलम 3 के अंदर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। टेबल तो बिल्कुल रॉन्ग है, जो नंबरिंग है वो रॉन्ग है, हमें टेबल को राइट करना है। तो राइट टेबल कुछ ऐसा रहेगा, हमारा जो अर्थ सरफेस होता है तो अर्थ सरफेस का जो हाइट होती है, कॉमन सेंस की बात है, जब हम सरफेस पे तो हाइट 0 रहेंगी, तो इसीलिए यहाँ पर हाइट रहेंगी 0 और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू रहेंगी अर्थ सरफेस के ऊपर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माउंट एवरेस्ट लगभग 8.8 किलोमीटर के आसपास होता है। माउंट एवरेस्ट के ऊपर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 होती है। द हाईएस्ट हाइट एवर रीच्ड बाय द मैन मेड बलून, जो मैन मेड बलून है आज तक कितनी हाइट पर गया है 36.6 किलोमीटर और वो हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑर्बिट ऑफ द स्पेसक्राफ्ट, जो स्पेसक्राफ्ट अर्थ को ऑर्बिट करता है वो 400 किलोमीटर की हाइट पर ऑर्बिट करता है और वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है 8.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और लास्ट है ऑर्बिट ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट हमारे से बहुत दूर होता है, लगभग 35,780 किलोमीटर के आसपास होता है और ये हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बहुत कम होता है, जो वैल्यू होती है 0.225। तो ऊपर का जो टेबल है ये रॉन्ग वैल्यूज दी है, वैल्यूज को राइट करके हमें नया टेबल लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जर्व द गिवन चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। हमें एक चार्ट को ऑब्जर्व करना है, ये चार्ट को ऑब्जर्व करना है और इसके बेस पे क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। चार्ट के अंदर कहा गया है कि 3-4 एलिमेंट है, एक एलिमेंट का नाम ए है, दूसरे एलिमेंट का नाम बी है, तीसरे एलिमेंट का नाम सी है, चौथे एलिमेंट का नाम डी है, प्लस इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी दिया गया है। एलिमेंट ए का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1, बी का 2,8, सी का 2,8,1, डी का 2,8,8। अब ये चार्ट देखकर हमें कुछ आंसर्स करने हैं कुछ क्वेश्चंस के। तो
ये हमारा पीरियोडिक टेबल से रिलेशन है क्वेश्चन का, इसलिए हमने पीरियोडिक टेबल का यहाँ पर एक डायग्राम लिया है। सबसे पहला क्वेश्चन है विच एलिमेंट्स आर इन द सेम रो, कौन से एलिमेंट सेम रो में प्रेजेंट है। ये जो चार एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, तो ये चार एलिमेंट में से कौन से एलिमेंट सेम रो में है। रो का मतलब होता है ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये पहली रो है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। रोज को हम लोग पीरियड्स भी कहते हैं। तो 7 रोज है, रोज का दूसरा मतलब होता है पीरियड। तो यहां पर हम देखेंगे कि कौन से एलिमेंट ये चारों में से सेम रो में प्रेजेंट है। देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर रो पहली है तो पहली रो के अंदर जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे उनके पास सिर्फ एक ही शेल रहेगा। अगर सेकेंड रो है तो सेकेंड रो के अंदर जितने भी एलिमेंट रहेंगे उनके पास सिर्फ 2 शेल्स रहेंगे। थर्ड रो के अंदर 3, फोर्थ रो के अंदर 4 शेल्स, 5 रो के अंदर 5 शेल्स, सिक्स्थ रो के अंदर 6 शेल्स, सेवेंथ रो के अंदर 7 शेल्स। मतलब जितने शेल रहेंगे, जितना शेल का नंबर रहेगा उतना ही उसका रो यानी पीरियड का नंबर रहेगा। तो यहां पर देखो जो एलिमेंट ए है इसके पास 2 शेल है, एलिमेंट बी इसके पास 2 शेल, मतलब ए और बी ये दोनों सेकेंड पीरियड में सेकेंड रो में है। तो हमारा आंसर रहेगा एलिमेंट ए एंड एलिमेंट बी आर प्रेजेंट इन सेकेंड रो। साथ ही साथ एलिमेंट सी और एलिमेंट डी इनके पास 3 शेल है, एलिमेंट सी के पास भी 3 शेल है, एलिमेंट डी के पास भी 3 शेल है। इसका मतलब है ये सी और डी भी ये एक ही रो में रहेंगे और इनका रो का नंबर रहेगा थर्ड। रो को हम पीरियड भी कहते हैं। तो हमारा आंसर रहेगा एलिमेंट ए बी is present in same row, that is second row. Element CD is present in same row, that is third row. Next question है which element have same column। अब ये 4 एलिमेंट में से कौन से एलिमेंट का कॉलम सेम है। कॉलम का मतलब होता है देखो ये जो वर्टिकल लाइन से ये कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, 5, 6 एंड सो ऑन, और ये लास्ट का कॉलम रहेगा 18। तो इनको हम कॉलम्स बोलेंगे, इनको हम लोग कॉलम्स बोलेंगे। कॉलम की खास बात होती है कॉलम के अंदर जितने भी एलिमेंट रहेंगे, एलिमेंट का अगर हम आखिरी का शेल देखेंगे तो आखिरी के शेल में पूरे एलिमेंट्स का नंबर सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम सेकेंड कॉलम की बात करेंगे तो सेकेंड कॉलम के अंदर जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे सब एलिमेंट के आखिरी के शेल में इलेक्ट्रॉन 2 रहेगा। मैं आखिरी के शेल की बात कर रहा, आखिरी के शेल में कितना रहेगा 2 रहेगा। उसी तरीके से अगर हम थर्ड कॉलम की बात करेंगे तो थर्ड कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे सबके आखिरी के शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अगर मैं फोर्थ कॉलम की बात करूं तो फोर्थ कॉलम में जितने भी एलिमेंट रहेंगे सबके आखिरी के शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। इसका मतलब ये होता है कि अगर आखिरी के शेल में सेम इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सेम नंबर आता है, तो समझ जाना कि वो सेम कॉलम में प्रेजेंट है और उनके केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है। तो हमें यह देखना है कि ये 4 एलिमेंट्स में से आखिरी का नंबर किसका किससे मैच होता है। तो हम देख सकते हैं कि एलिमेंट ए जो है उसका मैच होता है सी से, क्योंकि एलिमेंट ए का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,1, एलिमेंट सी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,1। तो ए के आखिरी में 1 है और सी के आखिरी में भी 1 है। इसका मतलब है कि एलिमेंट ए एंड सी आर प्रेजेंट इन सेम कॉलम, और साथ ही साथ बी एंड डी, जो बी वाला है और डी वाला है, बी वाले में आप देखेंगे आखिरी में 8 है और डी वाले के अंदर भी आखिरी में 8 है। इसका मतलब है कि ये दोनों सेम कॉलम में है। तो हमारा आंसर रहेगा एलिमेंट ए सी आर प्रेजेंट इन सेम कॉलम एंड बी डी आर प्रेजेंट इन सेम कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट्स आर इन द 18th कॉलम। 18th कॉलम में इनमें से कौन से एलिमेंट रहेंगे। 18th कॉलम मतलब ये लास्ट का कॉलम होता है। 18th कॉलम की खास बात ये होती है कि 18th कॉलम के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं सबका आखिरी के अंदर नंबर 8 होता है, यानी ये नोबल एलिमेंट्स होते हैं। तो यहां पे हमें ये देखना है कि आखिरी में 8 किसके पास है। तो आखिरी में 8 बी और डी के पास में है, बी के पास में भी आखिरी में 8 है, डी के पास में भी आखिरी में 8 है। इसका मतलब है 18th कॉलम के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट रहेंगे वो रहेगा बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव, ए और सी। अब ए और सी में से हमें देखना है कि ज्यादा रिएक्टिव कौन है। तो ए और सी में से ज्यादा रिएक्टिव है सी, क्योंकि ये सोडियम है।
और उसके बाद का जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ए एंड बी इज फाउंड इन इट्स कंपाउंड। ए और बी में से कंपाउंड स्टेट में कौन मिलता है हमें। एक्चुअल में कंपाउंड स्टेट में वो एलिमेंट मिलते हैं जिनका आखिरी का शेल स्टेबल नहीं होता है। हम लोग देखते हैं कि बी का जो आखिरी का शेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब बी स्टेबल है। और अगर हम ए की बात करेंगे तो ए में आखिरी के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये स्टेबल नहीं है। जो स्टेबल नहीं है वो कंपाउंड फॉर्म में आता है। अगर नहीं भी दिख रहा होगा तो मैं बोल रहा हूं आपको, एलिमेंट ए इज फाउंड इन द कंपाउंड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, XY compound formed by X atomic number 11, Y atomic number 17, then answer the question given below। क्वेश्चन है कि एक कंपाउंड है जिसका नाम है XY और ये कंपाउंड बना है एक एलिमेंट जिसका नाम X है, उसका एटॉमिक नंबर है 11, और दूसरा एलिमेंट है उसका नाम कहा गया है Y और इसका एटॉमिक नंबर है 17। अब XY है लेकिन इनका एटॉमिक नंबर दिया है। एटॉमिक नंबर देखते से ही हम लोग समझ सकते हैं कि जो X वाला है जिसका एटॉमिक नंबर 11 है वो सोडियम है और जिसका एटॉमिक नंबर 17 है वो क्लोरीन है। एटॉमिक नंबर देखते से हमें सब समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। ये भी हमारा पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है, इसीलिए पीरियोडिक टेबल का हम यहाँ पर पिक्चर लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट X एंड Y इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये जो X और ये जो Y मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हमें कहां मिलेंगे। किसी भी एलिमेंट का पोजीशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से। पिछले क्वेश्चन के अंदर भी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से रोज और कॉलम को देखे। इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से फाइंड करना है कि X का पोजीशन क्या रहेगा और Y का पोजीशन क्या रहेगा। पहले हम लोग X का पोजीशन देखेंगे। एटॉमिक नंबर 11 है, एटॉमिक नंबर 11 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 2,8,1। आखिरी के शेल में 1 है, इसका मतलब इसका जो ग्रुप रहेगा, जो कॉलम रहेगा वो 1 रहेगा। उसके बाद इसके अंदर 3 शेल है 2, 8, 1, यानी कितने शेल्स हो गए, 3 शेल्स हो गए। इसका मतलब है कि इसका जो पीरियड नंबर है, इसका पीरियड नंबर 3rd है। तो हम लोग बड़ी आसानी से यहां पर कह सकते हैं कि जो एलिमेंट X है यानी वो सोडियम है, ये जो ग्रुप है फर्स्ट ग्रुप में प्रेजेंट है और जो पीरियड है 3rd पीरियड में प्रेजेंट है और जो बॉक्स नंबर है वो 11 है। तो हमारा आंसर रहेगा X इज सोडियम एंड इज प्रेजेंट इन 3rd पीरियड एंड 2nd ग्रुप। उसके बाद जो Y है, Y का भी हम लोग पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। Y का एटॉमिक नंबर 17 है, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 2,8,7। हम देखेंगे तो इसके अंदर भी हमें 3 शेल्स दिख रहे हैं, यानी जो ये हमारा Y एलिमेंट है जो कि क्लोरीन है, ये भी 3rd पीरियड के अंदर ही है, लेकिन इसके आखिरी में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। जिस किसी एलिमेंट के आखिरी में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो बिलोंग करता है हेलोजेंस की फैमिली को, और हेलोजेंस प्रेजेंट होते हैं ग्रुप नंबर 17 के अंदर। तो हमारा जो Y नाम का एलिमेंट है क्लोरीन है, इसका पोजीशन रहेगा 3rd पीरियड और रहेगा 17th ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, विच टाइप ऑफ एलिमेंट्स X एंड Y आर मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। ये जो X और Y है ये कौन है, मेटल्स है, नॉन मेटल्स है या मेटलॉइड्स है। हम लोग हमारे प्रीवियस क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हैं, सोडियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है, क्योंकि सोडियम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। जो भी एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो मेटल्स होते हैं, और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन से तो वो 7 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं करेगा बल्कि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। तो जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। तो हमारा आंसर रहेगा सोडियम इज यानी X इज मेटल एंड Y दैट इज क्लोरीन इज नॉन मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच ब्लॉक दिस एलिमेंट्स X एंड Y आर। ये कौन से ब्लॉक में है। पीरियोडिक टेबल को अच्छे से पढ़ने के लिए पीरियोडिक टेबल के 4 ब्लॉक्स बनाए गए हैं, जिसमें से जो ग्रुप 1 एंड 2 है, ग्रुप 1 एंड 2 को हम लोग S ब्लॉक बोलते हैं, और ये वाला ग्रुप 13 to 18 इसको हम P ब्लॉक बोलते हैं। तो हमारा क्लोरीन ये यहां पर है 17 नंबर के अंदर, मतलब P ब्लॉक में है, तो हम लिखेंगे क्लोरीन इज फ्रॉम द ब्लॉक P एंड X दैट इज सोडियम इज फ्रॉम द ब्लॉक S। ये हमारा आंसर, सोडियम इज फ्रॉम ब्लॉक S एंड क्लोरीन इज फ्रॉम ब्लॉक P।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड वैलेंसीज ऑफ दिस एलिमेंट। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसीज हमें डिटरमाइन करनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हमने पहले ही देख लिए, 2,8,1 सोडियम का और क्लोरीन का 2,8,7। अब इनकी वैलेंसीज फाइंड करनी है। वैलेंसी का मतलब होता है कि कोई एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन देता है या कितने इलेक्ट्रॉन लेता है। तो यहां पर जो सोडियम है, सोडियम के पास आखिरी में एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसको स्टेबल होने के लिए और 7 चाहिए। तो उसके लिए 7 लेना हार्ड है लेकिन एक देना इजी है, तो वो एक दे देगा और स्टेबल हो जाएगा। तो सोडियम की वैलेंसी है +1 और क्लोरीन के पास आखिरी में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके लिए हार्ड रहेगा 7 देना, लेकिन वो एक आसानी से ले लेगा। तो क्लोरीन की वैलेंसी है -1। अगर इलेक्ट्रॉन देते हैं तो +1 का चार्ज रहेगा, इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो -1 का चार्ज रहेगा। ये प्लस और माइनस डिनोट करता है प्रोटॉन का साइन। अब ये क्या चीज है, इसको हम अगले कोई वीडियो में कवर करेंगे। तो हमारे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,1, वैलेंसी है +1 क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,7, वैलेंसी है -1 क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्व द पीरियोडिक टेबल गिवन बिलो एंड राइट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस। हमें पीरियोडिक टेबल दिया है, क्वेश्चन के अंदर ही पीरियोडिक टेबल दिया है, सब चीज पीरियोडिक टेबल के अंदर क्वेश्चन के अंदर लिखी है, हमें सिर्फ उसको देखकर हमारा आंसर लिखना है। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट द नेम एंड वैलेंसीज ऑफ द एलिमेंट इन द थर्ड रो। थर्ड रो के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उनके नाम लिखना है और उनकी वैलेंसी भी लिखना है। देखो ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, यहां से सोडियम, मैग्नीशियम। अब हमें ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन के अंदर टेबल के अंदर हर चीज दी है, हमें सिर्फ देखकर लिखना है। तो यहां पर देखना है सोडियम का सिंबल भी है, नाम भी है, एटॉमिक नंबर भी है, देखकर लिखना है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, एर्गॉन, इनके पूरे नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद में इनकी हमें वैलेंसी भी लिखना है। तो सोडियम की वैलेंसी है +1, मैग्नीशियम की +2, एल्यूमिनियम की +3, सिलिकॉन की 4, फास्फोरस की -3, सल्फर की -2, क्लोरीन की -1, एर्गॉन की 0। तो हमारा पहला आंसर ऐसा रहेगा, इनकी हमने नाम भी लिखा है और इनकी वैलेंसीज भी लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई द एलिमेंट्स इन द रो इन मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटोलाइट्स। अब हमें ये जो थर्ड रो के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, रो को हम पीरियड भी बोलते हैं, तो ये पीरियड या ये रो के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है इनको हमें सॉर्ट आउट करना है मेटल्स और नॉन मेटल्स और मेटोलाइट के फॉर्म में। पीरियोडिक टेबल के अंदर खास बात यह है कि इसके अंदर एक जिगजैग लाइन दी हुई है। जिगजैग लाइन आप आसानी से नोटिस कर सकोगे, ये जिगजैग लाइन है। आप जिगजैग लाइन देखकर समझोगे कि मेटल्स कौन है, नॉन मेटल्स कौन है और मेटोलाइट कौन है। जिगजैग लाइन के अगर आप लेफ्ट साइड आते हो यानी ये साइड आते हो तो आपको दिखेगा ये पूरे मेटल से है। जिगजैग लाइन के ये साइड आते हो यानी राइट साइड आते हो तो आपको दिखेगा ये नॉन मेटल से। और जिगजैग लाइन को चिपक कर जो एलिमेंट्स है वो मेटोलॉइड्स है। तो हमें ये जिगजैग लाइन है एल्यूमिनियम के पास हमें क्लियर दिख रही है, आप देख सकते हो ये जो एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम के साइड में यहां पर आपको एक जिगजैग लाइन दिख रही। तो ये जिगजैग लाइन के ये साइड कौन आ गया, एल्यूमिनियम भी आ गया, मैग्नीशियम भी आ गया, सोडियम भी आ गया, तो ये तीनों मेटल्स हो गए। और जिगजैग लाइन के ये साइड हमें दिख रहा है कि फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, एर्गॉन है, तो ये नॉन मेटल हो गए। और ये जिगजैग लाइन को एकदम चिपक कर बैठा है ये सिलिकॉन, तो ये सिलिकॉन है नॉन मेटल। तो हमारा आंसर रहेगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम मेटल है, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, एर्गॉन नॉन मेटल है और सिलिकॉन मेटलॉइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्लॉक डज नॉन मेटल बिलोंग। नॉन मेटल कौन से ब्लॉक में बिलोंग करेंगे? आंसर इसके अंदर ही दिया हुआ है। अगर आप गौर से टेबल को देखेंगे तो मैंने आपको कहा कि जिगजैग लाइन को नोटिस करके हम मेटल्स नॉन मेटल को आइडेंटिफाई कर सकते। अब ये जिगजैग लाइन है, जिगजैग लाइन के ये साइड जितने भी एलिमेंट है सब नॉन मेटल है। तो ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब नॉन मेटल है और ऊपर दिख रहा होगा आपको ये पी ब्लॉक है। तुम्हारा आंसर रहेगा पी ब्लॉक के अंदर पूरे नॉन मेटल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ एनी टू मेटलॉइड एलिमेंट। टेबल में से किसी भी दो मेटलॉइड का नाम आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे सिलिकॉन और दूसरा हम लोग लिखेंगे आर्सेनिक।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ चार्ट विच शोज द नेम ऑफ द एलिमेंट, वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द सेकेंड रो ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड अरेंज दिस एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। पिछले एग्जांपल में हमने थर्ड रो की बात की है, लेकिन इस एग्जांपल के अंदर हमें सेकेंड रो की बात करनी है। तो हमें सेकेंड रो के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है इनको एक टेबल के फॉर्म में बनाना है, एक चार्ट के फॉर्म में बनाना है। तो सेकेंड रो के अंदर भी 8 एलिमेंट्स दिखेंगे। सबसे पहला है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इनके बाद हमें इनका एटॉमिक नंबर लिखना है। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और इनकी वैलेंसीज लिखना है। इनकी वैलेंसी भी हमने जो थर्ड रो के बारे में पिछले एग्जांपल में पढ़े वैसे ही इनकी वैलेंसी हमें देखने मिलेंगी। +1, +2, +3, फिर आएगा 4, फिर आएगा -3, -2, -1, फिर आएगा 0। और इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है इनके एटॉमिक मासेस के हिसाब से। इनका असेंडिंग ऑर्डर भी ऐसा ही है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है, what physical and chemical properties of elements did Mendeleev consider in compiling periodic table? What challenges did Mendeleev face in following periodic law? मेंडलीव ने सबसे पहला पीरियोडिक टेबल बनाया था, लेकिन मेंडलीव सर जब पीरियोडिक टेबल बना रहे थे तो उन्होंने एलिमेंट के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंसीडर करके बनाया। प्लस ये जब टेबल बना रहे थे, लॉ बना रहे थे, तो इन्हें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस सामने आई। तो हमें ये लिखना है कि इन्होंने फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज कौन से यूज किए टेबल बनाने के लिए और इनको कॉम्प्लिकेशंस कौन से डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इन्होंने कौन से केमिकल प्रॉपर्टीज यूज किए थे। तो इन्होंने यूज किए थे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेट्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ द एलिमेंट। मेंडलीव ने हर एलिमेंट को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके देखा कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, इनका कंपाउंड क्या होता है। ये चीज पे उन्होंने फाइंड किया उनका केमिकल बिहेवियर, और साथ ही साथ उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज को फाइंड करने के लिए उन्होंने यूज किया मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटीज। लेकिन क्वेश्चन और भी पूछा गया है, क्वेश्चन के अंदर आगे ये पूछा गया है कि कौन से कॉम्प्लिकेशंस उनके सामने थे। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे। सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन था कि मेंडलीव सर जब टेबल बना रहे थे तो वो ये सोच से बना रहे थे कि जो इंफॉर्मेशन उनके पास है वो इंफॉर्मेशन फाइनल नहीं है। आगे के जमाने में, आगे के जनरेशन के अंदर ये इंफॉर्मेशन और बढ़ भी सकती है, कुछ नई चीज और डिस्कवर भी हो सकती है। तो पहला कॉम्प्लिकेशन ये था कि जो इंफॉर्मेशन उनके पास थी वो फाइनल नहीं थी, क्योंकि डिस्कवरीज और फ्यूचर में हो सकती थी। सेकेंड था, अब ये आंसर इंग्लिश में, लेकिन मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। सेकेंड उनका प्रॉब्लम था कि कुछ एटॉमिक मासेस थे जिनका जो मास था वो रॉन्ग दिया था, लेकिन मेंडलीव सर ने पहले क्या किया, वो एटॉमिक मासेस को राइट किया और फिर टेबल बनाने की शुरुआत की। जैसे कि बेरिलियम का पहले का एटॉमिक मास था 14.09, लेकिन मेंडलीव सर के हिसाब से उसका मास 14.09 नहीं बल्कि 9.4 होना चाहिए। तो मेंडलीव सर ने वहां पर करेक्शन किया। उसके बाद में मेंडलीव सर जब टेबल बना रहे थे तो उनको लगा कि कुछ एलिमेंट्स फ्यूचर में डिस्कवर हो सकते, इसीलिए उन्होंने वो फ्यूचर में डिस्कवर होने वाले एलिमेंट्स के लिए एम्प्टी स्पेस, वैकेंट स्पेस अपने टेबल के अंदर रखी। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन ये था कि जब मेंडलीव सर ने पीरियोडिक टेबल बना दिया था तो पीरियोडिक टेबल के अंदर नोबल एलिमेंट्स के लिए जगह नहीं थी। जगह इसलिए नहीं थी क्योंकि जब टेबल बनकर कंप्लीट था तब नोबल एलिमेंट्स नहीं थे, लेकिन जैसी टेबल कंप्लीट हो गया तब नोबल एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए। तो मेंडलीव सर को ये नोबल एलिमेंट्स को एडजस्ट करना था। तो एडजस्ट करने के लिए मेंडलीव सर ने टेबल के आखिरी में एक जीरो ग्रुप बना दिया और वहां पर नोबल एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। मेंडलीव सर के पीरियोडिक टेबल के अंदर आइसोटोप्स को जगह नहीं थी, क्योंकि आइसोटोप्स का एटॉमिक मास अलग अलग था, इसीलिए टेबल के हिसाब से उनको अलग अलग पोजीशंस मिलनी चाहिए थी। लेकिन उनके केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होते हैं तो सेम पोजीशन मिलनी चाहिए थी, इसीलिए ये भी एक कॉम्प्लिकेशन था कि वो आइसोटोप्स को प्रॉपर प्लेस नहीं दे पाए। और लास्ट, हाइड्रोजन रिसेंबल्स अल्कली एज वेल एज हेलोजन्स। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल से ही मैच होती है और हेलोजन से मैच होती है। तो मेंडलीव सर के सामने ये भी कॉम्प्लिकेशन था कि हाइड्रोजन को कौन सी प्लेस दे। तो ये आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इन शॉर्ट। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर हमें एक्सप्लेन करना है। ये टेबल है और ये आंसर है। आंसर देखने के अंदर बड़ा लग रहा होगा, लेकिन डरो मत, बहुत सिंपल आंसर है। मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता। टेबल के अंदर 7 हॉरिजॉन्टल रोज है। ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो, सेवेंथ रो। तो ये जितने भी 7 रोज है, ये 7 रोज को हम लोग बोलते हैं पीरियड्स। 7 रोज को बोलते हैं पीरियड्स। और ये जो वर्टिकल कॉलम्स है 1 2 3 4 5, ये टोटल 18 है। तो ये जो वर्टिकल कॉलम्स है, वर्टिकल कॉलम्स को बोला जाता है ग्रुप्स। तो पहले के जो 2 पॉइंट है वो बताते हैं कि हॉरिजॉन्टल rows are known as periods and vertical columns are known as group। फिर थर्ड पॉइंट कहता है कि ये रोज और कॉलम्स जब एक साथ आते हैं, यानी पीरियड्स और ग्रुप एक साथ आते हैं, तो बॉक्सेस बनते हैं। और ये बॉक्स के ऊपर एक नंबर दिया हुआ है। ये नंबर बॉक्स नंबर भी है और एलिमेंट का एटॉमिक नंबर भी है, यानी उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, ये नंबर से हमें मालूम पड़ेगा। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है, ये जो टेबल है, टेबल के लास्ट में हमें एडिशनल ये 2 रोज दिखेंगे। ये 2 एडिशनल रोज को बोला जाता है लेंथेनाइड, एक्टेनाइड। ऊपर की रो को बोला जाता है लेंथेनाइड, नीचे की रो को बोला जाता है एक्टेनाइड। इसका मतलब है ये जो लेंथेनाइड और एक्टेनाइड है, ये टेबल के ही है। हमने सिर्फ इसको टेबल में से निकाल के बाहर रखा है अच्छे समझने के लिए। तो लेंथेनाइड, एक्टेनाइड और ये टेबल मिला के टोटल 118 बॉक्सेस है। ये 18 बॉक्सेस ये लेंथेनाइड और एक्टेनाइड, मतलब नीचे 2 रोज है, इनको मिलाकर है। टेबल को अच्छे से पढ़ने के लिए टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से ग्रुप 1 एंड 2, ये जो पहला ग्रुप है, ये ग्रुप 1 एंड 2, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे ग्रुप 1 एंड 2 के अंदर, ग्रुप 1 एंड 2 आर नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट। उसके बाद ग्रुप 13 टू 18, मतलब ये वाला ग्रुप 13 टू 18, यहाँ पे जितने भी रहेंगे ग्रुप 13 टू 18 आर नोन एज पी ब्लॉक एलिमेंट। और ये जो बीच में ग्रुप बच गया 3 टू 12, दे आर नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट। अब बचा एफ, तो ये नीचे जो लेंथेनाइड एंड एक्टेनाइड है, ये लेंथेनाइड एंड एक्टेनाइड को बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। लास्ट पॉइंट रहेगा, टेबल के अंदर हमने देखे कि एक जिगजैग लाइन है पी ब्लॉक के अंदर, और ये जिगजैग लाइन मेटल्स और नॉन मेटल्स को अलग अलग करती है। मैंने आपको हिंदी में कहा, यही ट्रांसलेशन इंग्लिश में दिया है, आपको आंसर अच्छे से लर्न करना है। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 2,8,2, देन राइट द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है 2, 8, 2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख के हमें कुछ आंसर्स लिखने हैं। ये हमारे एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट। एटॉमिक नंबर फाइंड करने के लिए हमें सिर्फ इसको ऐड करना है, 2 + 8 + 2, तो हमारा आंसर रहेगा 12। आंसर आ गया 12। एटॉमिक नंबर फाइंड करने के लिए जितने भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, जितना भी उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसको ऐड कर देना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉलम डज दिस एलिमेंट बिलोंग टू। आपको पहले भी कहा, कॉलम की खास बात ये होती है कि कॉलम के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, उनका जो आखिरी का शेल होता है, वो शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सब इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो यहां पर हमने देखा है कि आखिरी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये सेकेंड कॉलम को बिलोंग करेंगे, मतलब सेकेंड ग्रुप को बिलोंग करेंगे। तो हमारा आंसर रहेगा दे बिलोंग टू सेकेंड कॉलम या ग्रुप। कॉलम को हम ग्रुप भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रो डज दिस एलिमेंट बिलोंग। ये एलिमेंट कौन से रो को बिलोंग करेंगे। रो मतलब पीरियड को। तो हमें ये देखना है कि इसमें कितने शेल है। तो इसमें 3 शेल है, 2,8,2, तो हमें यहाँ पर 3 शेल दिखाई दे रहे। तो इसका मतलब है दे बिलोंग टू थर्ड रो या थर्ड पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एलिमेंट विल बी सेम टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। ये जो एलिमेंट अपने को दिया गया है 2,8,2, एक्चुअल में ये मैग्नीशियम है। तो हमें ये देखना है कि ये एलिमेंट के प्रॉपर्टीज, यहां पर कुछ और एलिमेंट्स दिए हैं, नाइट्रोजन, बेरिलियम, एर्गॉन, क्लोरीन, इनमें से किसके साथ मैच होंगी। एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज मैच होने के लिए एक चीज जरूरी है कि आखिरी का जो शेल है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, अगर वो इलेक्ट्रॉन सबके सेम होते हैं तो उनके केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 2,5।
बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,2। उसके बाद एर्गॉन के पास में है 18 इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8। और लास्ट में क्लोरीन के पास 70 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। मैग्नीशियम के पास आखिरी में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इनमें से हमें यह देखना है कि किसके पास आखिरी में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हमें दिख रहा कि बेरिलियम के आखिरी में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है और आंसर रहेगा कि द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एलिमेंट विल बी सिमिलर टू बेरिलियम। वीडियो अगर आपने यहां तक देखा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए। थैंक यू।